नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 43वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भाषा विकास के सिद्धांत का हम लोग मैराथन क्लास करेंगे। मतलब आप लोगों के लिए लगभग 25 से 30 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और इस टॉपिक पर मतलब भाषा विकास के सिद्धांत पर ना जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उन तमाम टॉपिक को आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं एमसीक्यू थ्रू के माध्यम से। तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक आप लोगों को प्रश्न को पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को ना खुद से आंसर लेना है पहले, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों का कोई भी मदद नहीं करने वाला। जो आप आंसर लोगे उसी के आधार पर आप लोगों को नंबर मिलने वाला है। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और जनवरी माह से हम लोग ना लगातार मैराथन क्लास करेंगे। पर डे कम से कम 2 क्लास मैं आप लाने के लिए कोशिश करूंगा आप लोगों का। और कुछ कारणों की वजह से आप लोगों का जो क्लास है वो नहीं आ रहा था, लेकिन आज से कंटिन्यू आएगा। मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा, ठीक है। प्रयास नहीं, एक दिन में 2 क्लास कंटिन्यू लाऊंगा ही लाऊंगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोगों का मैं ना विस्तार पूर्वक इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन खुद आंसर लेने की कोशिश करना है पहले आप लोगों को। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। भाषा, तो भाषा क्या है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। ऑप्शन बी, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। ऑप्शन सी, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। या ऑप्शन डी, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषा, तो भाषा जो है वो हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कैसे? तो भाषा के माध्यम से हम जो अपने विचार को प्रकट करते हैं, मतलब भाषा के माध्यम से मनुष्य जो होता है वो अपने विचार को प्रकट करता है, दूसरों के सामने व्यक्त करता है, जिससे दूसरे व्यक्ति जो होता है वो प्रभावित होता है इससे। तो इसीलिए भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं, लेकिन खुद से आंसर लीजिएगा तभी ज़्यादा बेटर रहेगा आपके तैयारी के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को अब ध्यान से पढ़िए। भाषा खालिस्तान और खालिस्तान का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन ए, सुनने बोलने सोचने। ऑप्शन बी, पढ़ने लिखने संप्रेषण। ऑप्शन सी, सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने। या ऑप्शन डी, पढ़ने लिखने समझने। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पढ़ने लिखने संप्रेषण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषा खालिस्तान और खालिस्तान का एक उत्तम साधन है। तो भाषा जो है वो पढ़ने लिखने और संप्रेषण के लिए क्या होता है, उत्तम साधन है। क्योंकि भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं, भाषा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद क्या करते हैं, लिखते हैं, और उसके बाद संप्रेषण करते हैं, मतलब संवाद करते हैं, अपने हाव भाव को दूसरे के सामने क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो भाषा जो है वो पढ़ने लिखने और संप्रेषण का क्या है, एक उत्तम साधन है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। ऑप्शन ए, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ऑप्शन बी, लिखना पढ़ना सुनना बोलना। ऑप्शन सी, सुनना लिखना बोलना पढ़ना। या ऑप्शन डी, लिखना बोलना पढ़ना सुनना। तो क्या इसका आंसर होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है अगर ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सुनना बोलना पढ़ना लिखना जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। तो कक्षा 1 में जो बच्चों का भाषा कौशल का जो विकास है वो सबसे पहले बच्चा होता है वो क्या सीखता है, सबसे पहला सुनना सीखता है। मान के चलो एक जो नवजात बच्चा है ना, तो उसको भी देखोगे तो सबसे पहले वो दूसरों की बात को क्या करता है, सुनता है, अपने आसपास के, अपने मम्मी को, अपने पापा को, जितने भी लोग
लोग बोलते हैं ना, सारे लोगों का जो बात है ना उसको सुनता है। सुनने के बाद फिर क्या करता है, वो बोलना सीखता है धीरे धीरे। छोटे छोटे वाक्य को बोलना सीखेगा और बोलने के बाद फिर क्या सीखेगा, वो पढ़ना सीखेगा छोटे छोटे वाक्य को। जैसे आ अनार का, आमे का, ऐसे छोटा छोटा वाक्य सिखाते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से पढ़ना सीखेगा। और फिर पढ़ने के बाद जब पढ़ लेगा ना तो वो धीरे धीरे लिखना सीखेगा। तो एक बच्चे का जो कौशल होता है भाषा सीखने में, वो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को अब ध्यान से पढ़िए। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनि के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौमिक होता है। ऑप्शन ए पूर्णतः असत्य है, ऑप्शन बी आंशिक रूप से सत्य है, ऑप्शन सी आंशिक रूप से असत्य है, या ऑप्शन डी पूर्णतः सत्य है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी पूर्णतः सत्य है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौमिक होता है। तो ये पूर्णतः सत्य हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए फास्ट फॉरवर्ड में इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5वां को ध्यान से पढ़िए। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण खाली स्थान पर बल देता है। ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी रचनात्मकता, ऑप्शन सी भाषा प्रयोग, या ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए अनुकरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण खाली स्थान पर बल देता है। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो अनुकरण पर बल देता है। और अनुकरण का जो मतलब होता है वो दूसरे को देख करके कॉपी करना, नकल करना। तो नकल करना जो है वो अनुकरण करने के मतलब में आता है। तो भाषा सीखना मतलब कोई भी लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं, मतलब कोई बालक जो है ना वो जब भाषा को सीखते हैं तो वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के ना अनुकरण के माध्यम से बल देता है, मतलब अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को अब ध्यान से पढ़िए। खाली स्थान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य में बोलना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन ए 12 से 18, ऑप्शन बी 18 से 24, ऑप्शन सी 24 से 30, या ऑप्शन डी 30 से 36। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 18 से 24 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? खाली स्थान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य में बोलना शुरू कर देते हैं। तो जो 18 से 24 माह के जितने भी बच्चे होते हैं वे तमाम बच्चे क्या करते हैं, अधिकांश जो छोटे छोटे शब्द हैं वो वाक्य को बोलना शुरू कर देते हैं, मतलब छोटे छोटे वाक्य को बोलना शुरू कर देते हैं 18 से 24 माह के बीच। और आप लोगों को ये बता दूँ, ये 18 से 24 माह के बीच ना लगभग 250 कितना, तो लगभग 250 जो शब्द है ना वो सीख लेते हैं और छोटे छोटे वाक्य जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। और 2 से 3 वर्ष की आयु में कितना, तो 2 से 3 वर्ष की आयु में जो बच्चा होता है वो अपने भाषा के व्याकरण युक्त को सीखने लगता है, मतलब उसका जो व्याकरण होता है अपने भाषा को ना, तो उसको धीरे धीरे करके सीखने लगता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को पढ़िए। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? ऑप्शन ए 11 माह, ऑप्शन बी 16 माह, ऑप्शन सी 34 माह, या ऑप्शन डी 51 माह। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 34 माह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो सामान्य जो बालक होगा वो 36 माह की आयु में बोलना सीख जाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और 36 माह जो आयु होगा वो कितने वर्ष का हो जाएगा? 2 माह और 10 वर्ष का हो जाएगा। और 2 माह 10 वर्ष की लगभग जो बीच में होगा ना, तो वो जो बालक है वो अपने भाषा के जो शब्द है उनको बोलना सीख लेते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद
याद रखना है, ठीक है। लगभग 2 से 3 वर्ष के बीच ना जो बालक है वो अपने भाषा के शब्दों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है चाहो तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को अब ध्यान से पढ़िए। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन ए 100 शब्द, ऑप्शन बी 60 शब्द, ऑप्शन सी 50 शब्द या ऑप्शन डी 10 शब्द। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 100 शब्द करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो 2 वर्ष के अंत तक की जो बच्चों का शब्द भंडार है वो 100 शब्द कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। मतलब छोटे छोटे वो अलग अलग जो शब्द है ना वो बोलने लगते हैं 2 वर्ष के अंत तक की। तो ये चीज़ आप लोगों को खास तौर से नोट करके रखना है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलना है क्योंकि सीडीपी में ना छोटा छोटा जो वाक्य होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी डिंग डोंग सिद्धांत, ऑप्शन सी बिली बैली सिद्धांत या ऑप्शन डी डिली डैली सिद्धांत। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी डिंग डोंग सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? तो भाषा के उद्भव और विकास से जो सिद्धांत संबंधित है वो डिंग डोंग सिद्धांत संबंधित है, ये आप लोगों को याद रखना है। और डिंग डोंग जो सिद्धांत है वो मैक्स मूलर ने दिया था। कौन? तो मैक्स मूलर ने ना डिंग डोंग सिद्धांत दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और डिंग डोंग सिद्धांत क्या होता है ये अगर आप लोगों को बताओ ना, तो डिंग डोंग सिद्धांत के अनुसार जो मनुष्य है सबसे पहले ना इशारों में बात करना शुरू किया था। और इशारों में बात करने के बाद धीरे धीरे आगे चल के वो गुर्राहट मतलब भुनभुनाही से जो होता है ना गुर्रा गुर्रा करके बात करना, तो बाद में फिर उस प्रकार से बात किया और धीरे धीरे चल करके वो बोलना सीखा। और बोलने के बाद फिर ना वाक्यों के माध्यम से मतलब शब्दों के माध्यम से उन लोग फिर क्या किए, विकसित होकर के फिर भाषाओं के माध्यम से बोलना शुरू किया। तो सबसे पहले इशारों के माध्यम से बात किया, फिर धीरे से उन लोगों ने क्या किया, गुर्राहट के माध्यम से बात किया और धीरे से फिर उन लोगों ने शब्द का उपयोग करना सीखा। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है ना उसको मैक्स मूलर ने क्या बोला था, डिंग डोंग सिद्धांत दिया था। ये आप लोगों को याद रखना है भाषा विकास की जो सिद्धांत है वो। और उसके अलावा आप लोगों को पता होगा ना ऑप्शन नंबर ए बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। बिग बैंग जो सिद्धांत है वो ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में बताया था। आप लोगों ने भूगोल में भी पढ़ा होगा, है ना, कि बिग बैंग जो सिद्धांत है उसके अनुसार ब्रह्मांड किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है। लगभग 13 अरब साल पहले क्या हुआ था, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। बताया था ना 13.8 अरब वर्ष पहले बोल करके। तो ये बिग बैंग सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इन दोनों के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। और एक चीज़ आप लोगों ने गौर किया होगा, जितने भी इसमें प्रश्न है ना वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, खासतौर से प्रीवियस ईयर एग्जाम में। मतलब किसी न किसी जो स्टेट के जो एग्ज़ाम है ना उसमें पूछा गया है टेट के। तो ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को अब ध्यान से पढ़िए। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन बी अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या ऑप्शन डी परिपक्वता का सिद्धांत। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो भाषा विकास का जो सिद्धांत नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। और भाषा विकास के जो सिद्धांत है ना वो 3 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा अनुकरण का सिद्धांत और तीसरा परिपक्वता का सिद्धांत। तो ये 3 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। चाहो तो नोट करके रख लीजिए भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 को आप पढ़िए। चॉम्स्की के अनुसार ऑप्शन ए भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, ऑप्शन बी भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, ऑप्शन सी भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है या ऑप्शन डी भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चॉम्स्की के अनुसार। तो चॉम्स्की के अनुसार ना भाषा मनुष्य में जन्मजात होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। कैसे? तो चॉम्स्की ने कहा था कि जो एक मनुष्य है उसकी जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो उनमें जन्मजात ही मौजूद होता है, किसी भी प्रकार से विद्यालय में उसको प्राप्त नहीं होता, अनुकरण के द्वारा भी नहीं सीखा जाता है, और उसके अलावा क्या होता है, समाज के सर्वोपरि होता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन उनके अनुसार उन्होंने जो शब्द बोला था वो भाषा जो है वो जन्मजात होता है, मतलब भाषा सीखने का जो क्षमता है वो बच्चों में जन्मजात ही प्राप्त होता है, ये आप लोगों को याद रखना है चॉम्स्की के अनुसार। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और उन्होंने कहा था कि मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता होता है जो भाषा सीखने की जो क्षमता है वो। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को अब ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए बीने, ऑप्शन बी चॉम्स्की, ऑप्शन सी पावलोव या ऑप्शन डी मैस्लो। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चॉम्स्की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? अभी आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था ना कि भाषा विकास से जो संबंधित मनोवैज्ञानिक है वो चॉम्स्की है, नोट करके रख लीजिएगा आप लोग, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न। उसके अलावा बीने के बारे में आप लोगों को पहले जो क्लास लिया था उसमें बताया था ना कि बीने जो है वो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता है, मतलब पहला जो बुद्धि परीक्षण किया था वो बीने और साइमन दोनों ने मिलकर के किया था, आप लोगों को बताया था ना। उसके अलावा एक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो बीने ने दिया था, तो इसको भी आप लोगों को नोट करके रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी पावलोव। तो अगर आप लोगों को पावलोव के बारे में बताऊं ना तो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। क्या? तो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो पावलोव ने दिया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है पावलोव के बारे में। और पावलोव जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कुत्ते पर परीक्षण किया था, और कैसा परीक्षण किया था ये अगर आप लोगों को थोड़ा सा सरल तरीके से बताऊं ना तो उन्होंने क्या किया था, एक जो कुत्ता है उसको पिंजड़े में बंद कर दिया था, है ना, और पिंजड़े में बंद करने के बाद ना एक घंटी बजाता था सुबह, और बजाने के बाद उसको खाना देता था। उसके बाद शाम को एक घंटी बजाता था और बजाने के बाद क्या करता था, फिर से खाना देता था। ऐसे उन्होंने हफ्ता भर किया पूरा। उसके बाद क्या किया, एक दिन ना उन्होंने फिर से परीक्षण किया, एक घंटी ऐसे बजाया, तो जब बजाया ना तो कुत्ता एकदम चहलकदमी करने लगा, मतलब इधर उधर से क्या करने लगा, घूमने लगा और देखने लगा, और उसके मुंह से क्या होता था, लार टपकने लगा। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने ये समझा कि घंटी बजाने से कुत्ते के मन में क्या होता है, वो उद्दीपन आता है, मतलब उसको खाना मिलेगा ये सोचता है, उसके मुंह से लार निकलता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ना अलग अलग परीक्षण के माध्यम से अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? ऑप्शन ए अनुश्रुत वाक, ऑप्शन बी प्रवर्धित वाक, ऑप्शन सी परिणामकारी वाक या ऑप्शन डी लंबित वाक। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी प्रवर्धित वाक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? तो हकलाने की जो समस्या है उससे निपटने के लिए प्रवर्धित वाक का उपयोग किया जाता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि ये प्रवर्धित वाक क्या होता है? प्रवर्धित वाक का मतलब होता है बच्चा जो हकलाता है ना तो उसको प्रॉपर टाइम पे बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, उसको भाषण में भाग लेने का मौका दिया जाना चाहिए, उसको अपने मन की बात मतलब जो वो बोलना चाहता है उनको बोलने के लिए प्रॉपर समय देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, मौका देना चाहिए, ताकि बिना किसी हिचकिचाहट के वो बोल पाए अपनी जो बात है वो। और जब एक बालक जो है वो भाषण के माध्यम से या लंबे समय तक बोलने के माध्यम से जब बोलता रहेगा ना तो वो क्या होगा, धीरे धीरे करके उसकी जो हकलाने की समस्या है वो दूर हो जाएगा, जिसे एक शब्द में प्रवर्धित वाक बोला जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को अब ध्यान से पढ़िए। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। ऑप्शन ए व्यंजन वर्ण का, ऑप्शन बी स्वर वर्ण का, ऑप्शन सी स्वर व्यंजन वर्णों का या ऑप्शन डी शब्दों का। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी शब्दों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। तो बालक जो है वो अनुकरण जो करता है वो शब्दों का ही ना करेगा जी। कैसे? तो मान के चलो एक नवजात जो बालक है वो सबसे पहले क्या सीखेगा, वो दूसरों की जो बात करता है ना तो उसको चुपचाप वो सुनेगा कि कौन क्या शब्द बोलता है, किस प्रकार से उपयोग करता है, वो ध्यानपूर्वक सुनता है जो बालक है वो। तो क्या अनुकरण करेगा जी? उसके शब्दों का ही ना अनुकरण करेगा सबसे पहला। एक बात बताओ, एक जो छोटे बालक है वो क्या व्यंजन के बारे में जानेगा? क्या नहीं जानेगा। स्वर के बारे में जानेगा कि क्या स्वर है क्या व्यंजन है? नहीं जानेगा। तो वैसे ही ये भी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण का तो ये भी नहीं होगा। केवल ध्यानपूर्वक जो सुनता है वो शब्दों को सुनता है और सुन करके अनुकरण करता है। हम लोग बोलते हैं ना छोटे नवजात जो बालक होता है, बेटा चाचा बोलो चाचा, बेटा ये तुम्हारा अंकल है अंकल बोलो, बोलते हैं ना अलग अलग प्रकार से। तो ये क्या करेगा? शब्दों का अनुकरण करेगा। तो ये आप लोगों को समझ में आया ना? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को पढ़िए। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शन ए जन्म पूर्व अवधि, ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था या ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक बाल्यावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है। तो भाषा के अर्जन मतलब भाषा सीखने के लिए और भाषा के विकास के लिए कौन सा संवेदनशील अवधि है? तो वो प्रारंभिक बाल्यावस्था ही ना हो जाएगा जी। और प्रारंभिक बाल्यावस्था का एज क्या होगा? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो एज है वो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की जो होगा वो प्रारंभिक बाल्यावस्था का एज हो जाएगा। और इस एज में जो बालक है वो सबसे ज़्यादा जो भाषा का जो अर्जन है, जो भाषा सीखता है या भाषा का विकास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक बाल्यावस्था करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को अब ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन ए पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी नाटक का मंचन, ऑप्शन सी वीडियोग्राफी या ऑप्शन डी लिखित परीक्षा। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी नाटक का मंचन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में जो सबसे अधिक सहायक होगा वो नाटक का मंचन ही करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि नाटक अगर एक जो बालक है वो करेगा प्राथमिक स्तर पर, है ना, मतलब पहली से 5वीं मान के चलो कोई बालक पढ़ रहा है तो उस क्लास में बालक जो है वो नाटक का मंचन करेगा और अपने किरदार को निभाएगा, है ना। तो अपने जब किरदार को निभाएगा तो सामने वाला क्या करेगा? उसको देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। मान के चलो आप एक शिक्षक हो तो शिक्षक के रूप में उस नाटक मंचन के माध्यम से वो क्या करेगा? उसकी भाषा की क्षमता में क्या होगा? सहायता होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को अब ध्यान से पढ़िए। भाषा शून्य में विकसित नहीं होता, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए खाली स्थान अनिवार्य है। ऑप्शन ए पारिवारिक संवाद, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी विद्यालयी पढ़ाई लिखाई या ऑप्शन डी भाषा प्रयोगशाला। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अंतःक्रिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। तो भाषा सीखने के लिए जो अनिवार्य है वो सामाजिक अंतःक्रिया करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को अब ध्यान से पढ़िए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन ए कागज की गुणवत्ता, ऑप्शन बी आकर्षक चित्र, ऑप्शन सी पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन या ऑप्शन डी अभ्यासों की बहुलता। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पाठों की उद्देश्यपूर्ण चयन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19 को अब ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है।
ऑप्शन ए बच्चों के साथ कविता गाना, ऑप्शन बी बच्चों को कहानी सुनाना, ऑप्शन सी बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, या ऑप्शन डी बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर पर मतलब बच्चा जो है वो पहली से पाँचवीं मान के चलो अगर पढ़ रहा है तो उस स्तर पर बच्चों को भाषा विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा विधि क्या होगा कि बच्चों को ना भाषा प्रयोग के लिए अधिक से अधिक विधि का अवसर दिया जाए, मतलब विविध प्रकार से उसको अवसर प्रदान किया जाए ताकि वो विभिन्न माध्यम से भाषा क्या है सीख सके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और सीडीपी में एक चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव टाइप से आंसर लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप निगेटिव टाइप से आंसर ले रहे हो, प्रश्न पॉजिटिव पूछा गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को आप ध्यान से पढ़िए। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह ऑप्शन ए बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगी, ऑप्शन बी अधिगम को सरल बनाएगी, ऑप्शन सी बौद्धिक विकास में सहायता करेगी, ऑप्शन डी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। तो बुनियादी स्तर पर मतलब मान के चलो बच्चा अगर पहली से पाँचवीं के स्तर पर पढ़ रहा है तो पहली से पाँचवीं में जो पढ़ाने की जो तरीका होगा वो प्राकृतिक वातावरण में पढ़ाया जाएगा और सबसे पहले उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। अभी का जो NEP 2020 है वो भी साफ साफ ये बोला गया है कि बालकों को कम से कम प्राथमिक स्तर पे उनकी मातृभाषा के अनुसार पढ़ाया जाए ताकि वो अपनी मातृभाषा, मान के चलो मेरा मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है तो छत्तीसगढ़ी में पहली से पाँचवीं के स्तर पर पढ़ाया जाए, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका से जो बालक वो जानता है वो अपनी मातृभाषा को जानता है। तो इसीलिए प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में क्या होगा, सहायता करेगी, सहायता जो है वो मिलेगा उसको अगर मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्रमांक 21 को। अब प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम ऑप्शन ए हिंदी होना चाहिए, ऑप्शन बी अंग्रेजी होना चाहिए, ऑप्शन सी उर्दू होना चाहिए, या ऑप्शन डी बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, तो अभी आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 20 में बताया ना कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा का जो माध्यम है उसके मातृभाषा के अनुसार ही उनको पढ़ाया जाना चाहिए, ये बोला गया है NEP 2020 में भी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 को अब ध्यान से पढ़िए। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई खालिस्तान है। ऑप्शन ए वाक्य, ऑप्शन बी रूपिम, ऑप्शन सी स्वनिम, या ऑप्शन डी संकेत प्रयोग विज्ञान। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रूपिम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा में अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई है वो रूपिम हो जाएगा। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को पढ़िए। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए अर्थ विज्ञान, ऑप्शन बी रूपग्राम, ऑप्शन सी ध्वनिग्राम, या ऑप्शन डी वाक्य विन्यास। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ध्वनिग्राम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो बोली जाने वाली जो भाषा है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होगा वो ध्वनिग्राम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ों को आप लोगों को नोट करके रखना है। सबसे पहला भाषा में अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई होगा वो रूपिम हो जाएगा, और दूसरा बोली जाने वाली जो भाषा है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होगा वो ध्वनिग्राम हो जाएगा।
तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को खास तौर से नोट करके रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को अब ध्यान से पढ़िए। ठ फ च ध्वनियाँ है। ऑप्शन ए रूपिम, ऑप्शन बी लेखिम, ऑप्शन सी शब्दिम या ऑप्शन डी स्वनिम। तो क्या इसका आंसर होगा? और एक चीज़ बता दूं, ये जो प्रश्न है ना वो सेम टू सेम ना उसमें पूछा गया था। मैं जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हूँ ना तो उस टेस्ट सीरीज में पूरा की पूरा सेम टू सेम ये जो प्रश्न है वो पूछा गया था। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करूँगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी स्वनिम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? था फ च ध्वनियाँ है, तो ये जो था फ और च जो ध्वनियाँ है वो ऑप्शन नंबर डी स्वनिम हो जाएगा। ये आप लोगों को नोट करके रखना है। और मेरा जो ना टेस्ट सीरीज वाला जो एग्ज़ाम था उसमें खास तौर से ये टोटल जो प्रश्न है ना यही प्रश्न पूछा गया था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। हिंदी में ना टोटल 35 कितना, तो हिंदी में 35 केंद्रीय व्यंजन स्वनिम है। कितना? तो हिंदी में टोटल जो 35 है वो स्वनिम केंद्रीय व्यंजन है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नोट करके रख लीजिएगा, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को अब ध्यान से पढ़िए। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालित एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अर्थ विज्ञान, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी स्वर विज्ञान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी स्वर विज्ञान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और ध्यान से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। सांस्कृतिक विलंबन का प्रत्यय दिया था। ऑप्शन ए आंगबर्ग एवं नीमकॉफ, ऑप्शन बी टाइलर एवं डायलर, ऑप्शन सी व्हाइट हेड या ऑप्शन डी रेडफील्ड। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए आंगबर्ग एवं नीमकॉफ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सांस्कृतिक विलंबन का प्रत्यय दिया, तो सांस्कृतिक विलंबन का जो प्रत्यय दिया था वो ऑप्शन नंबर ए आंगबर्ग एवं नीमकॉफ ने दिया था। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लाऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि प्रॉपर टाइम पे ना मेरा जो क्लास है वो नहीं आ पाता है। एक्चुअल वजह ये होता है कि मेरा खुद को भी पढ़ना होता है और ख़ुद को भी मैनेज करना पड़ता है। खुद पढ़ूँ और उसके बाद आप लोगों को पढ़ाऊँ, तो इसीलिए जो क्लास का टाइमिंग है ना वो फिक्स नहीं रहता है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जब भी मैं जो क्लास है उसको अपलोड करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका मिल पाएगा। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।